हेलो फ्रेंड, आपको ईसीसी करियर पॉइंट में स्वागत है। आज आप देख रहे हैं ज्यामिति का दूसरा भाग, जो दूसरा भाग है कोण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोण किसे कहते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कोण है। तो कोण कोई बड़ी या कोई नया चीज़ नहीं है। हम प्रतिदिन दैनिक जीवन में कोण का अनुभव करते हैं। मतलब इसमें क्या है कि किरणों के बीच की झुकाव को कोण कहा जाता है। अर्थात हम किरण के बारे में चर्चा पहले कर चुके थे कि किरण एक ऐसी स्थिति है जो एक बिंदु से होकर वह अनंत तक जाती है। जैसे हम पिछले बार जिक्र किए थे कि टॉर्च भी एक किरण का उदाहरण है। सूर्य प्रकाश, मोमबत्ती, लालटेन, जितने ही प्रकाशमय वस्तु हैं वह आपको किरण का उदाहरण है। तो हम किरण जो बात करते हैं तो किरण का हर स्थिति में एक बिंदु होती है। हर स्थिति में एक बिंदु होगी। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, जहाँ कोई भी सरल रेखा जहाँ झुकती है वहाँ पर एक बिंदु बनता है, और जो ये बिंदु है आपका, और ये आपका कोण बन गया। मतलब दो सरल रेखाओं के बीच में जो जहाँ झुकती है उसे हम कोण कहेंगे, और इस कोण के बीच में आपको हर स्थिति में एक बिंदु होती है। तो चलिए, इधर हम देख लिए कि किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि कोण के कितने प्रकार होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कोण के प्रकार। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे और वीडियो अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको सारे कोण के बारे में समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देख रहा है कि आपको शून्य कोण है, जीरो एंगल। तो जीरो एंगल किसे कहते हैं? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, हम सब मेरा पहला चीज़ कहना था कि कोण में क्या होता है कि किरण, मतलब किरण जो है आपको क्या होती है, जहाँ झुकती है। मतलब कोण बनने के लिए हर स्थिति में आपको दो किरण होना चाहिए, और वो किरण आपको क्या होगी, वहाँ पर झुकती है, वह कोण बनता है। तो यहाँ पर आपको शून्य कोण है। तो शून्य कोण कैसे बनेगा? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मान लिया जाए कि आपको ये किरण है, तो दूसरा भी किरण इसी में आकर के वो बन जाती है। अर्थात वह, उसका जो एंगल होता है वह बिल्कुल उसी में होता है। जैसे तो मोटा आपको लग रहा है, लेकिन ये आपको ऐसे इसी में है। मतलब जो रेखा है, जैसे इस तरह से आपको नज़र आएगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस तरह के जो कोण को कहा जाता है वो आपको जीरो शून्य कोण कहा जाता है। मतलब जीरो एंगल इसको बोलेंगे हम। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जीरो एंगल तो समझ में आ गया होगा। जीरो एंगल में कुछ नहीं है, बस क्या है कि जो किरण का जो झुकाव होगा बिल्कुल शून्य होगा। मतलब ये तो आपको हट गया यहाँ से, इस तरह से रहेगा यहाँ पर कि आपको कोई बिंदु इस तरह से रहेंगे, और फिर दूसरा किरण भी इसी में जा कर के रुक जाएंगे। तो चलिए, शून्य कोण हम समझ गए। अगला आपका है न्यून कोण। बहुत आसान है न्यून कोण। क्या इसमें कुछ नहीं है, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होता है। मतलब वह हर स्थिति में 0 से बड़ा होगा और आपको 90 डिग्री से छोटा होगा, जिसे हम न्यून कोण कहेंगे। बहुत आसान, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, न्यून कोण समझने के लिए हम इसको ऐसे करेंगे। जैसे 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा आप कहाँ शुरू होता है, तो 0 पॉइंट मान लेते हैं कि 1 से शुरू किए हम। तो यहाँ से लेकर के आपको कहाँ तक होगा, मतलब 90 से बड़ा होना चाहिए, 89 आपको 99। इस तरह से इसको साधारण अंक में हम ऐसे समझेंगे। मतलब 1 डिग्री से आप शुरू कर दीजिए, 1 से लेकर आपको 89, ये आपका हो गया। अर्थात 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जितने भी संख्या हैं, जैसे 1 2 3 4 5, आपको 89 तक, ये सारे आपको जो कोण होंगे वो आपको क्या होंगे,
न्यून कोण होंगे। तो चलिए, न्यून कोण क्लियर हो गया कि वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को न्यून कोण कहेंगे। यहाँ पर हमने बनाया है जो 50 डिग्री पर झुका हुआ है, तो भी आपको न्यून कोण का उदाहरण है। अब देखिए आगे क्या है 3 नंबर में। 3 नंबर में आप यहाँ देख रहे हैं समकोण। समकोण किसे कहते हैं? समकोण जिस कोण का माप सीधा सीधी आपको 90 डिग्री होगा, उसे हम समकोण कहेंगे। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर समकोण, इस तरह से आपका एंगल बनेगा इसका, वो जब भी रहेगा तो सीधी रेखा में खड़ी रहेगी। समकोण का बहुत सा उदाहरण है, जैसे मान लेते घर का दरवाज़ा हो गया, खिड़की हो गया, जहाँ पर सीधी मूर्ति है, इस तरह से ये आपको समकोण हो गया। अर्थात जिस कोण का माप आपको 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहेंगे। और ये आपको आकृति में चीज़ ध्यान भी देना है। यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि आप देखते हैं कि कोण में 2 तरह का यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है। एक ऐसे किया जाता है बॉक्स जैसा, और एक ऐसा होता है, देखिए इस टाइप का। तो अब दोनों में क्या अंतर है? आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ जो है एक हम ऐसे इंडिकेट किए और एक यहाँ पर आप ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं। दोनों में अंतर ही है कि आपको हमेशा ऐसा इंडिकेट आपको समकोण दर्शाता है, और ये जो आपका है से क्या होगा, ये 90 से अधिक भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है वाला। लेकिन ये जो इंडिकेट है आपको लंब का सूचक है या 90 डिग्री का सूचक है। फिर देखिए आगे चलते हैं हम। फिर आपका चौथा में है अधिक कोण। यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिक कोण क्या है? जिस कोण का माप आपका 90 डिग्री से क्या हो, अधिक, तथा 180 डिग्री से कम होता है। सिंपल सा चीज़ है, मतलब 180 से कम और 90 से अधिक, मतलब 90 से अधिक मतलब हुआ आपको 91 से मानते हैं शुरू होता है। अब उसके बाद आपको हो गया यहाँ पर 179। तो यहाँ तक के जो बीच में जितने भी सब कोण हैं, 91 से शुरू होगा 179 तक, तो सारे कोण आपको अधिक कोण कहलाएंगे। मतलब सीधा सा बात है कि 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो, उस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो इस तरह के कोण जो रहेंगे हमेशा आपको क्या रहेंगे, इस तरह से मान लेते हैं कि यहाँ आपको 90 डिग्री है, तो इससे हमेशा ये झुका ही रहेगा, मतलब इस टाइप का रहेगा। ये इस टाइप का रहेगा, ये अधिक कोण 90 से अधिक। ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता है, सीधा नहीं हो सकता है। तो आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देख रहे हैं रिज्यू कोण, ये तो और आसान है। रिज्यू कोण मतलब जिस कोण का माप 180 डिग्री होता है उसे हम रिज्यू कोण कहेंगे। मतलब सीधा सा बात यही है कि 180 डिग्री के कोण को रिज्यू कोण कहा जाता है। याद करने में भी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ 5 नंबर में था रिज्यू कोण। अब छठा में ही आप देखिए, छठा में क्या है, बृहत कोण। अब देखिए बृहत कोण किसे कहेंगे? बृहत कोण तो आपको ये बृहत कोण जो हो गया 180, यहाँ देख रहे थे आपके रिज्यू था आपका, तब इससे तो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। अब आगे कैसे बढ़ेगा कि 180 से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा जो कोण होगा वह बृहत कोण कहलाएगा। मतलब 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण को हम बृहत कोण कहते हैं। तो इसको आप इस तरह से हम बनाया जा सकता है। बृहत कोण में आपका 200 डिग्री, 180 और 60 360 के बीच में ही है। तो चलिए अब अगला जो देख रहे हैं आप, सामान्य तौर पर आप जो यहाँ देख रहे हैं कि 7वां जो है आपका संपूर्ण कोण है। तो अब देख लेते हैं संपूर्ण कोण क्या है। तो संपूर्ण कोण आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई हम एक जो कोण है आपको 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। मतलब 360 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे। अब देखिए कैसे संपूर्ण है। अब यहाँ आप देखिए कि मान लेते हैं कि कोई किरण है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ और फिर आकर के यहाँ लास्ट कर जाता है। एक तरह से आपको पूरी तरह से वृत्त बन जा रहा है यहाँ पर।
तो इसी तरह के कोण जो है संपूर्ण, मतलब पूरे जो किरण यहाँ से ऐसे आया फिर जाकर के इसी में आ गया, तो ये आपका संपूर्ण कोण हो गया। तो चलिए आपने यहाँ देखा कि 1 से लेकर 7 तक जो बिल्कुल आसान था, इसको समझने में कहीं से कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा याद कर लेना है, थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को सुन लेना है, आसानी से सभी कोण याद हो जाएंगे। रहे हैं ये 7 कोण के अलावा और भी कोण हैं, जो बहुत तरह के और भी कोण की चर्चाएं होंगी, लेकिन कुछ मुख्य चीज़ें हैं या मुख्य कोण है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आसन कोण, तो आसन कोण समझते हैं कि आसन कोण किसे कहेंगे, तो समझना बहुत आसान है। आसन कोण में इस तरह से आपके कोण रहते हैं। अब कैसे समझना है, इसका परिभाषा होता है कि इसका एक शीर्ष होता है। क्या होगा, एक शीर्ष होगा। मान लिया जाए कि ये कोण है, एक शीर्ष तो इसमें भी है, लेकिन उसमें एक जो भुजा होगा वो उभयनिष्ठ होगा, एक भुजा उभयनिष्ठ होगा, और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर आपको एक एक भुजा होंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए इसको ऐसे समझिए, ये आपका हो गया यहाँ पर, ये कोण है, और इसमें आपका एक उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा उसको बोलते हैं जो दोनों ओर काम करता है। देखिए इधर से भी काम कर रहा है, इधर से भी काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपका ओ बी है, आपको उभयनिष्ठ है, मतलब इस एंगल के लिए भी काम कर रहा है, इस एंगल के लिए भी काम कर रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब यही होता है ये दोनों ओर क्या हो, शामिल हो। तो इस तरह से देख रहे हैं, मान लिया जाए किसी व्यक्ति का खेत है, और मान लेते हैं कि एक खेत आपका राम का हो गया या श्याम का हो गया, तो एक खेत का जो आरी है, ये आरी क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों को काम कर रहा है, राम के लिए भी है और श्याम के लिए भी है। तो इसी तरह से यहाँ भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह के जो कोण होंगे, जिसका एक शीर्ष होगा, एक शीर्ष वो है, और एक भुजा उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ भुजा की ओर एक भुजा होना चाहिए। तो एक भुजा मात्र है, एक भुजा ही मात्र है, तो ऐसे कोण को आसन कोण कहेंगे। तो चलिए, ये बहुत आसान है। आसन मतलब समीप ऐसे भी होता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं एक शीर्ष वाले। जैसे मान लिया जाए कि इस तरह से है, आपको 3-4 ही बन सकते हैं। तो अगर आसन की बात करेंगे, तो अगर हम इस एंगल से लेंगे आसन, तो इसका ये भुजा हो जाएगा और ये भुजा, दोनों मिला करके आपका ये आसन कोण बनेगा। ये इसका जो है ये नहीं हो सकता है। तो मोटा मोटी हम समझ गए कि बहुत आसान है, मतलब आसन के लिए तो कोई सिंपल सा चीज़ है कि ऐसा ही आकृति होगा। अब आ जाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को सम्मुख कोण भी कहा जाता है। ये भी बहुत आसान है। इसमें आपको क्या होता है कि दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। तो प्रतिच्छेद करते हैं तो सामने वाला कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है। जैसे ये कोण, अब ये कोण। अब देखिए इसका जो है हम ये भी जानते हैं कि उभयनिष्ठ जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जो सम्मुख कोण होते हैं, बराबर होते हैं। जिससे कोई रेखा प्रतिच्छेद किया तो यह ऐसा आपको, इसका इस कोण का माप अगर 40 है, तो इसका भी क्या होगा, 40 होगा। मतलब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा हर स्थिति में। यहाँ भी आपको हो जाएगा इस तरह से। रेखा कितनों प्रतिच्छेद करे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मान लिया जाए कि इस तरह से बहुत सारी रेखाएं एक बिंदु में प्रतिच्छेद करती हैं, तो सम्मुख हम आराम से इसको पहचान सकते हैं। लेकिन हम इसका सम्मुख कौन होगा, तो ये हो जाएगा। ये दोनों हमेशा हर स्थिति में बराबर होगा, परंतु रेखा को सरल होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसका है, तो इसका क्या हो जाएगा सम्मुख। तो इस रेखा का पहचान ही देखिए ऐसे आ रहा है, और इसका देखिए ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब कोई सम्मुख इसका ही होगा। इस तरह से, और इसको फ्रेश इस तरह से हम देख रहे हैं, इसे और समझा जा सकता है। जैसे इस तरह से है, ये बार बार ऐसे हो जा रहा है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं दो से भी, एक कोण बराबर एक कोण, एक कोण बराबर एक कोण। अगर इसका हम कोण की संख्या बढ़ाएंगे, मान लिया जाए कि इसको ऐसे बढ़ा दिए इस तरह से, तो यहाँ पर आपको इस कोण के बराबर आपका इस कोण होगा। मतलब देखना है इसको कि जो समूह कोण जब बराबर होगा, तो समूह कोण का वही भुजा होना चाहिए, मतलब वही किरण होना चाहिए। यहाँ पर देखिए
ये है, इस बिंदु से आपको एक किरण और इसी के सीधे पे देख रहे हैं इस तरह से, इसके बराबर आपको यह होगा। चलिए अब देख रहे हैं आप यहाँ पर पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण में हर स्थिति में आपको दो कोण होंगे, मतलब और दोनों कोणों का योगफल क्या होगा? 90 डिग्री होगी। मतलब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा, हम उसी कोण को पूरक कहते हैं। मतलब पूरक कोण का मतलब ही होता है जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। इसको हम ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपका ये 90 है, तो 90 का पूरक क्या होगा? योगफल 90 होना चाहिए तो 0 हो जाएगा। 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो 70 में हम 20 जोड़ देंगे, 90 हो जाएगा। तो 70 का पूरक आपको 20 हुआ और 20 का पूरक क्या होगा? 70 होगा। तो इस तरह से मतलब उसी हिसाब से हमको पूरक होता है। जैसे 70 का 20 हुआ, 50 का 40 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 होना चाहिए। 0 डिग्री का पूरक क्या होगा? 0 का 90 होगा। 90 का पूरक क्या होगा? 0 डिग्री होगा। 40 डिग्री का पूरक क्या होगा? 50 होगा। 60 का पूरक क्या होगा? 30 होगा। इस तरह से आगे चलते हैं संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या है? संपूरक में जस्ट इसी तरह से परिभाषा इसका है कि इसका योगफल जो होगा कोणों का आपको 180 डिग्री होगा। तो 180 मतलब जैसे 90 का संपूरक आपका 90 होगा, क्योंकि 90 जोड़ने पर 180 होता है। 70 का संपूरक 70 डिग्री का संपूरक क्या होगा? 110 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको कोण के बारे में इतना ही, और आगे बहुत सारे कोण के बारे में चर्चा करेंगे भाग 3 में। आज की क्लास इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्त अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।